सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। तो आज हम करने जा रहे हैं जेईई मेंस सेशन 2 की महामैराथन का चौथा चैप्टर जो हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो करते हैं 30 मिनट सीरीज़ की शुरुआत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बेसिकली हम पहले पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आइदर इन एलिमेंटल स्टेट इन कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव पार्शली फिल्ड डी सबशेल। ऐसे एलिमेंट जिसमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल हो उससे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। जिसमें जिंक कैडमियम और जो मरकरी है वो कंसिडर नहीं करे जाते क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये ऐसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, वैसे उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं बन सकता। मतलब कि थोड़ा इतना आसान सा है, इतना इतना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं है। ठीक है, हमारे पास 4 तरह की सीरीज होती है, 3D 4D 5D एंड 60। 60 को हम तब नहीं पढ़ते, मतलब कि हायर स्टडीज़ में जाके हम शायद से पढ़ें, बट हमारा जो अभी तक का जो लेवल है उसमें हमें ये नहीं पढ़ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको पढ़ने की थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, n-1 ऊपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन d और ns का जो ऑर्बिटल है। ठीक है, अब एक काम आपके लिए, अभी जाओ और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में लिखो कि ज़िरकोनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मेरे को ये कमेंट चाहिए प्लीज़ यार, इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो होमवर्क मांगूंगा ना। होमवर्क क्या है, एक टेस्ट टाइप का कि आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ठीक, सेकंड आते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे। सो वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू forces effects. Firstly, when we move towards from स्कैंडियम टू मैग्नीज, जब हम स्कैंडियम टू मैग्नीज जाते हैं तो हमारे पास से दो फोर्सेस मिलने की हमारी मिलनी लगती है ना। तो जब हम स्कैंडियम टू मैग्नीज जाते हैं तो फोर्स ऑफ जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई होती है। ठीक है, तो जो ये जो फोर्स होती है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी को ही हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन लगती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हैंस साइज डिक्रीजेज, यहाँ तक जाने में स्कैंडियम टू मैग्नीज जाने में हमारे पास जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इसमें मेन था और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, क्लियर? सही है भाई यहाँ तक? अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करे भी ना मत जाना। ठीक है, सेकेंड आए थे हम, व्हेन वी मूव फर्दर टूवर्ड्स कॉपर। जब हम आगे कॉपर की तरफ जो हम जाए तो मैंने एक तो फोर्स आपको बता दी ना, दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। हियर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे जो रिपल्शन होगी ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगी। ठीक है, इसलिए साइज जो है वो वहाँ तक कॉपर तक सिमिलर रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर? अब इसमें ये इसको मैंने थर्ड पार्ट्स में डिवाइड किया है एक पूरी सीरीज़ को, क्योंकि मेरे को इसको आपको अच्छी तरह से समझाना था। ठीक है, तो जब हम फिर कॉपर तो जब हम जिंक में करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम उसकी तरफ को जब हम जाएंगे जिंक की तरफ को जब जाएंगे कॉपर से, तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? पहले इंक्रीज़ होया, फिर एकदम से साइज़ सिमिलर होने लगा, फिर इंक्रीज़ हो गया। सो व्हेन वी मूव इन ग्रुप, जब हम 3D टू 4D जब हम मूव करते हैं तो हमारा साइज़ क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। हमारा नहीं करता, इसका करता है, एलिमेंट्स का। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये तो भाई ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेंगे तो उसका साइज भी तो इंक्रीज होगा ना। बट जब हम 4D टू जब हम 5D में जब हम मूव करते हैं तो ऑलमोस्ट साइज जो है वो सेम रहता है। क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो हमारा जो ये नीचे जो छोटा दो वर्ड्स में जो शब्द दिख रहा है ना, यही है इस पूरी फसाद की जड़। ठीक है, इसकी वजह से ही जो साइज जो है वो सेम रह रहा है। So the steady decrease in atomic and ionic sizes of lanthanoid elements
विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। वही देख रहे हैं ना कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है उसका, बट तब भी स्टडी डिक्रीज हो रहा है किसमें, एटॉमिक और आयनिक साइजेस में उसके डिक्रीज देखने को मिलता है। वो किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। समझ आ गया, बस समझ आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं इसके कोज देख लेते हैं, कोजेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो एज वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब हम मूव करते हैं ना एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो इंक्रीज करता है। ठीक है, किससे, 1 यूनिट से करता है। ठीक है ना, क्लियर क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन गिव्स द टोटल लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जितनी भाई रिडक्शन होगी सक्सेसिव, उन सब का सम करोगे तो टोटल लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी। सिंपल है। देखो भाई, मैं ना आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको जितने सिंपल तरीके से समझ आएगा जेईई में बैठकर, उतना ही आपको मज़ा आएगा। कि क्वेश्चंस तो मैंने देखे थे, है ना। तो सिंपल सा मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि इसकी टेंशन तो लेना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि PYQ सीरीज भी आ जाएगी। सो कॉन्सिक्वेंसेस पे चलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रिसेंबल ईच अदर मच मोर देन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो भाई रिजेंबल करने में जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो रिजेंबल किसको करती है, थर्ड और फोर्थ को। फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं करती वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि पहले इंक्रीज करता है ना, वो सेम है, वो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करते हैं, बट साइज क्या है, स्टडी डिक्रीज करता है। ठीक, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल चार्ज इन रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाइट सिमिलर हो जाती, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट। भाई एक बार इसमें तो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम तो हो जाएंगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट उसके बाद क्या है, जो डिफ़िकल्ट इसकी हो जाएगा कि सेपरेट एलिमेंट्स जो है ना, जो एलिमेंट्स जो सेपरेट है ना वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, द बेसिक जो स्ट्रेंथ है ऑफ द हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दस लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक देन ल्यूटेट्रियम हाइड्रोक्साइड जो है। ठीक है, एंड इज द लीस्ट बेसिक। जो ल्यूटेट्रियम है वो लीस्ट बेसिक होता है, और लेंथेनॉइड क्या होता है, लेंथेनॉइड का जो हाइड्रोक्साइड का जो कंपाउंड है वो क्या होता है, मोर बेसिक होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। एक बार फिर से देख लो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू ऑल ऑप्शन। ठीक ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। जिसने स्क्रीनशॉट लेना भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तभी ये आपको पूरा रिवाइज दोबारा करवाता हूँ एक एक पेज का, ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो एक बात इसकी याद रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है ना, जो डी सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके अनपेयर्ड, जो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑल्सो डिपेंड करता है किस पे, मेटालिक बॉन्डिंग पे भी। ठीक है ना, मेटालिक बॉन्डिंग पे भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो इसका एक ग्राफ देख लो, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक डिप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, जैसे ये जो नीचे स्कैंडियम से पहले ऊपर गया कहाँ तक, क्रोमियम तक, फिर क्रोमियम से जगदम से आया डिप। जैसे डिप आया, जी डिप किस में आया, मैग्नीज में। ठीक है ना, डिप किस में आया, मैग्नीज में, और फिर से गया ऊपर, ग्राफ गया कहाँ तक, आयरन तक, फिर से आ गया नीचे। ठीक है, एक हिसाब का एम टाइप का ये बना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैग्नीज है, इसमें कोई बोलेंगे कि इसमें भाई डिप क्यों आया, तो आया क्यों, है ना। तो डिप इसलिए आया भाई, समझो हाफ फील्ड है वो, मैग्नीज के हाफ फील्ड है, उसके सारे शेल फील्ड है, तो उसमें डिक्रीज ही आएगा ना।
ठीक है ना, समझ आया। सेकंड आ जाते हैं हम मेटालिक रिएक्टर पे। बोथ NS एंड N-1 डीप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोथ टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक, मेटालिक रिएक्टर का समझ आ गया। मेटालिक रिएक्टर तभी पता लगेगा जब तक हमें उसमें दोनों की प्रेजेंस दिखेगी, NS की और N-1 डी की। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। सो डिपेंड अपॉन मेटालिक बॉन्डिंग विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन शुड फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज करती है, ठीक है, अप टू ग्रुप 5 एंड 6। ग्रुप 5 से लेकर 6 तक, 5 और 6 तक ये इंक्रीज करती है, बट स्टिल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डू नॉट हैव रेगुलर ट्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट पैकिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है ना, बिल्कुल इजी करके लिखा था यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो मैंने जब डिक्टेट किया है समझ आ चुका होगा। वैसे मेन इसमें जो है ना वो सेम है कि डिपेंड अपॉन मेटालिक बॉन्डिंग। एक ये वाली लाइन को हाईलाइट कर लेना, ठीक है, और दूसरी कर लेना कि ड्यू टू डिफरेंट पैकिंग, ठीक है ना। एक जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं इनको और एक ऊपर की लाइन को अगर आप मेरे साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ इन 2 को, लास्ट की 2 लाइन और ऊपर की एक जो 5-6 वर्ड है उसको बस एक हाईलाइट कर लेना, आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। सेकंड आ जाते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी पर। द मिनिमम एनर्जी देन एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन अ गैसियस एटम और आयन हैज़ टू अब्जॉर्ब टू कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। अब भाई हमने पिछले चैप्टर में हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में एक सुना था, सेम टू सेम केस है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन का केस आ जाएगा कि एनर्जी गैसियस स्टेट में ऐसी मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा सके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्डर पे। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देख लो भाई, मैंने सिखाया था मजाक से लोन रख सकते हो। मजाक से M से मतलब की मरकरी, Z से मतलब की जिंक, और K से मतलब की मजाक है ना, जो K की जगह से मैंने ऐसे कैडमियम बना दिया था, ठीक है। तो मजाक से आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक, क्लियर है। तो जो आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी कहाँ से, कैडमियम टू मरकरी, ठीक है। आ जाते हैं हम अपनी वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे। सो दे शो मतलब कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे भाई हैं वो शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसीज एज बोथ हैज NS और N-1 D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू स्मॉल एनर्जीज, bond formation due to small energies of NS and N-1 D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें भी सेम है, मेन बात है जहाँ पे ट्रांजिशन, जो मेरे को ये वाला चैप्टर सबसे आसान इसलिए पढ़ाने में भी लगता है और आपको पढ़ने में भी लगता होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम के सवाल N-1 और NS और N-1 D से ही रिलेटेड है ना। जहाँ पे भी देखो बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बातें हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल है जैसे आयरन का, ये वेरिएबल शो करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D और D ब्लॉक एलिमेंट्स इज +2, बट इसमें स्कैंडियम नहीं आता भाई। स्कैंडियम क्यों नहीं आता, स्कैंडियम +2 क्यों नहीं शो करता, क्योंकि जब उसकी 3D में ही 1 है तो वो कैसे शो कर लेगा +2, है ना। तो बस एक स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे D एलिमेंट्स करेंगे शो, ठीक है, क्लियर। सो F ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो जाती है इनकी, जो रुदनियम और ओस्मियम की जो जाती है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है, ठीक है। ये आ सकता है भाई बोर्ड के में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, और JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेकंड आ जाता है हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, बेसिकली JEE लेवल पर बनते हैं बट बोर्ड लेवल पर इतने नहीं बनते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और जो हाइड्रेशन एनर्जी उन सबका कर दो प्लस, ठीक है, और उसका कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। सर कलर ऑफ कंपाउंड देख लेते हैं आगे।
ड्यू टू डी ट्रांजिशन। भाई जब भी ट्रांजिशन के चैप्टर में कलर ऑफ कंपाउंड्स पूछा जाए, बेझिझक ढाड़ मारो डी ट्रांजिशन, ठीक है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन कर दो। When we emit light on same surface, same energy on light absorbed and some of the energy reflected back and use it to move from T2G to EG। जो T2G और EG है ये एक प्रकार के एनर्जी लेवल है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो अगली जो कल जो आएगी वीडियो उसमें हम सीख लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक देख लो, फिर आपको मैं जो ये जो नीचे रिफ्लेक्ट और ऑब्जर्व वाला चीज़ है ये आपको मैं अगले पेज पर समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना, और मैं भी आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्लियर? वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके करे बिना मत जाना, ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे। अब देख लो भाई, ये मैंने एक चीज़ बनाई है, ये आपको अपने नोट्स में शामिल करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये येलो है, इसके सामने क्या वॉयलेट है ना, अगर येलो लाइट अगर अब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, अगर येलो लाइट को क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सामने जो वॉयलेट लाइट है ना वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जब येलो लाइट को जब हम अब्जॉर्ब करेंगे तो वॉयलेट जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे अगर हमने ब्लू को अगर हमने अब्जॉर्ब किया तो ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगी, सॉरी ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर हमने ग्रीन को अगर रिफ्लेक्ट किया, अगर हमने रेड को मतलब कि ऑब्जर्व किया तो ग्रीन क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये इसको बना लेना, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब भाई D0 D10 सिस्टम जो है वो डी ट्रांजिशन अकर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई एक फील्ड ही नहीं है और एक फुली फील्ड है, ठीक है ना। सो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली डिपेंड ऑन कलर। भाई जो परसेंटेज ऑफ जो कोवेलेंट जो करेक्टर आएगा, जो परसेंटेज जो उसकी आएगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है भाई कलर पे, ठीक है ना। जैसे देख लो, कोवेलेंट करेक्टर कहाँ से, Cl2I बढ़ता है ना, क्लोरीन टू क्या बढ़ता है, आयोडीन से बढ़ता है ना, पता है ना इतना तो जो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर होएगा वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर। सो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर फंसा पड़ा है, ठीक है। इससे ही इस पे भाई ये मैं कहता हूँ कि ये इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक ना एक तो आपको जेईई में मिल जाएगा, गारंटी ले लो, ठीक है। एक आपको बताना है इसमें आयरन का, आयरन का मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि फाइंड आउट करके बतानी है आपको, ठीक है। म्यू आपको निकाल के दिखाना है, जो इसमें एन है वो ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। आयरन का भी कमेंट करना भाई, एक और होमवर्क दिया, जल्दी जल्दी करके कमेंट करो, ठीक। सो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सो ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसीज एंड लार्ज सरफेस एरिया, रिएक्टेंट्स कैन एब्जॉर्ब टू लार्ज एक्सटेंट। वेरिएबल वैलेंसीज हैं, लार्ज सरफेस एरिया है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि एब्जॉर्ब तो होगा ही होगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन ये भी अगर ऊपर वाला अगर थोड़ा बहुत अगर मुश्किल लग रहा है तो ऊपर सिंपल लिख देना ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसीज, और नीचे लिख देना अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब खत्म, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट, भाई इससे जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक किया था, एनालिस्ट किया है, आपके लिए क्वेश्चंस भी आएंगे, PYQ सीरीज आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट के नाम आते हैं भाई, कैटलिस्ट या फिर दे देंगे या फिर नाम आ जाएंगे उनके, ठीक है। इसको पूरा पक्का करके जाना है। जैसे पहले देख लो, फिर आयरन देख लो, आयरन भी कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, इसको मत समझना कि ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ नहीं होता, ये हावर्स प्रोसेस में होता ही होता है यूज़, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह ये यूज़ होता ही होता है, ठीक है। हावर्स प्रोसेस को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये आता है, ठीक है। सेकंड ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ जिसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं, जो कि हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन में यूज़ होता है। भाई अभी पहला वाला इतना मेरे को दिखा नहीं इन पेपर्स में, बट जो नीचे वाले जो तीन है ना, जैसे जिलगार नाटा वाला है, जिलगार नाटा जो ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, जो कि 2 कंपाउंड से मिलकर बना है, ठीक है,
आपको भाई बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाना है, ठीक है। ये कैटलिस्ट में हम पॉलीमराइजेशन ऑफ जब हम एल्कीन जब हम करते हैं तो उसमें ये हमें यूज़ होता है, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई ये ऑलराउंडर है, ये हर कोई ना कोई चीज़ ये बनाते ही बनाते हैं, इनके बिना कोई चीज़ पूरी है ही नहीं है, सब अधूरा, ठीक है। सर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दे आर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और डिक्रीज इन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ वैसे, इसको देख लो। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मेशन, ठीक है। कंपाउंड वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का ही है। कंपाउंड क्या, इंटरस्टिशियल साइट्स रिमेन एम्प्टी, ठीक है। इंटरस्टिशियल जो साइट्स हैं आर एम्प्टी, वो एम्प्टी होती हैं। अब जो इंटरस्टिशियल जो साइट्स हैं वो क्या होती हैं, जैसे ये बना लिया कोई भी स्ट्रक्चर, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ कोई स्ट्रक्चर कोई, ठीक है, ऐसे बना लिया स्ट्रक्चर। अब जो इसमें जो आप वॉइड्स देख रहे हो ना, ये दो जो एटम्स के बीच जो चार एटम्स है ना, चार एटम के बीच में जो आप एक वो देख रहे हो ना, वॉइड जो देख रहे हो, उसी को हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक। अब इनमें क्या भरे जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन भरे जाते हैं, ठीक है। और भी भरे जा सकते हैं बट मैंने इन तीनों का बोल दिया। अलॉय फॉर्मेशन, अब ये भाई अलॉय भी फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, क्यों, ड्यू टू सिमिलर साइजेस। इसको मैंने थोड़ा सा डब्बे में डाल दिया क्योंकि अगर आप ड्यू टू अगर सिमिलर साइजेस भी अगर लिखाते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल दे दिया ब्रास का। सेकेंड आ जाते हैं हम भाई प्रिपरेशनों पे, प्रिपरेशंस पे आ जाते हैं। इस पे मैंने 2 स्टार इसलिए डाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक तो आ ही जाती है, या फिर बोर्ड हो या फिर जई हो, ठीक है। जई में क्या करेंगे, इनमें से कोई एक एक पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट डाल ली, जिसमें हमने क्रोमाइट ओर में हमने NaOH डाला है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनकर रेडी हो गए, साथ में वाटर भी बाहर निकल गया, ठीक है। सेकंड आ सकता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट। हमने सोडियम क्रोमेट नहीं किया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके बाद हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट बनकर रेडी हो गए, ठीक है। उसके बाद भी हम टिके नहीं, उसके बाद भी हमने क्या किया, हमने कन्वर्जन कर दी किसकी, सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि हमें मेनली तो बनाना पोटेशियम डाइक्रोमेट ही था, है ना। तो हमने क्या किया, सोडियम डाइक्रोमेट लिया, उसमें हमने KCl डाला, उसमें Na की जगह KCl शिफ्ट कर गया और पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास हाजिर हो गया। उसके साथ हमारे पास क्या आ गया, NaCl भी आ गया, नमक आ गया। NaCl नमक को भी बोलते हैं ना। सो आ जाते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी जरूरी है, ठीक है। कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। भाई जो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा ना, इसको थोड़े से ध्यान से सुनना क्योंकि ये आते हैं, ठीक है। क्रिस्टल के कलर आ जाएंगे आपको, ठीक है, क्रिस्टल के कलर भी आ सकते हैं। एक बार फिर से देख लो क्योंकि हम आगे अब जान लगे हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको और थोड़ा सा क्लियरेंस होगी, ठीक है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ठीक है। ऑरेंज रेड क्रिस्टल इसमें बनते हैं। सेकंड आए थे हम स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर देख लो भाई, इसका स्ट्रक्चर देख लो, बीच में बस एक ऑक्सीजन के मतलब उसके बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ज्योमेट्री इसके टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इसकी HCl, ठीक है। ऑल CRO मतलब कि क्रोमाइड और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है, समझा करो, बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल रहती है इन क्रोमेट जो एलिमेंट है, बट बॉन्ड लेंथ डाइक्रोमेट में इक्वल नहीं रहती। सेकंड आ जाते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट पे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ दिस चैप्टर, कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसिड
और 2 पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, हमने पायरोलिसिटोल लिया, उसमें हमने KOH डाला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया इसको भी, तो हमारे पास K2MnO4 बन गया। बट हमारे पास यहीं पर ये हमारे पास पर मैग्नेट नहीं बना, क्योंकि पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4 है। ठीक है, अब हमने ऑक्सीडेशन करवाई जब पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए, तो हमारे पास ये KCl पीछे कर लेना, क्योंकि मेनली हमारे पास आगे यही आएगा KMnO4 ही आएगा। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूले हैं भाई। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हुई तो प्रिपरेशन की वीडियो अलग से है, वो देख लेना, उसमें आराम से समझाया हुआ, क्योंकि इस टाइम पे हमें रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्लोरीनेशन कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, मैंने इसमें स्लैश करके ओजोन के भी डाल दिया। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसके जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो होते हैं डार्क वायलेट सॉलिड होते हैं। ठीक है, डार्क वायलेट कलर के होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पर मैग्नेट आयन का। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है हमारे पास सर। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, स्ट्रक्चर है इसका। इसकी ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp3। ऑल मैग्नेट और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल बट ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस है भाई, डाइक्रोमेट में रेजोनेंस नहीं थी बट इसमें रेजोनेंस है, इसलिए क्या ये इक्वल है। एफ लॉक एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। एफ लॉक एलिमेंट्स में क्या है, इसमें थोड़ा ही है, इसका बस आपको मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत है, क्योंकि डी ब्लॉक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है एफ ब्लॉक की। ठीक है, क्लियर हो गया। जो अब 5D जो 1 शो करते हैं ना, जो 5D 1 शो करते हैं वो ये 4 हैं, इन पे ध्यान दे लेना। ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में। सो लैंथेनॉइड शोज वेरी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन एक्टिनॉइड्स। ये तो हमें पता लग गया ना, ये मैंने एक डिफरेंस मैंने तब लिखा है क्योंकि हम एक कंक्लूड निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, लैंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक देन एक्टिनॉइड्स, ये भी पता चल गया। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म complex compounds easily but actinoids do it easily। इतना भी समझ आ गया। ठीक है ना, कम्प्लेक्स फॉर्म में हो रहे थे उसमें हमें पता लग गया था। तो इन लैंथेनॉइड एक्सेप्ट प्रोमीथियम देयर आर नॉन रेडियो एक्टिव बट एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। भाई इसमें लैंथेनॉइड में क्या है, लैंथेनॉइड में हमारे पास बस प्रोमीथियम को छोड़कर बाकी सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, बस वही एक रेडियो एक्टिव घुसा हुआ बीच में। ठीक है ना, उसकी वजह से हमें उसका नाम बीच में एक एक्स्ट्रा लेना पड़ा, वरना रेडियो एक्टिव तो एक्टिनॉइड तो पूरी रेडियो एक्टिव सीरीज है। ठीक है, क्लियर है, देख लिया एक बार। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहीं तक थी वीडियो। बट रुको अभी नहीं, अभी कहाँ ख़त्म हो रही है, अभी पहले कल का भी सुनते जाओ। कल वीडियो आ रही है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इनऑर्गेनिक का, हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास। ठीक है, इनऑर्गेनिक हमारी कल हम फिनिश कर देंगे, हमारे पास अब बच जाएगी ऑर्गेनिक। हम बिल्कुल सही अपने उस पर जा रहे हैं, बस अपना साथ देना। ठीक है, आपका साथ ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। आप अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास कल जल्दी नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।